बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम को कल पढ़कर गए थे और एक बेटा खामोश हो जाएं आप। और हमने उसके अंदर कुछ बेसिक उसूल पढ़े कि लाइक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ट्रांजैक्शन कौन सी करनी है, कैसे करनी है, इसके ऊपर अलग अलग सिस्टम बनाए जा सकते हैं। फिर हमने कहा जी मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, फिर हमने कहा जी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फिर हमने कहा जी एक्सपर्ट सिस्टम या एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस तरह से हम सिस्टम्स की कुछ बुनियादी डिस्कशन करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अब बाद दफ़ा हम कोई सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, आगे 2-3 चैप्टर में हमने अभी इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी गुफ्तगू भी आनी है। जैसे यहाँ पर क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, पर्सोनल सिस्टम। पर्सोनल सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के काम है। इसका मतलब है ये एक किस्म का डिसीजन सपोर्ट या मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम से हम एचआर को मैनेज करते हैं। जैसे इससे पीछे नजर आएगा इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट। इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब है? इन्वेंट्री किसे कहते हैं? स्टॉक इन ट्रेड को, वो चीज़ें जो बेचने के लिए ख़रीदी जाए। अब जैसे कोई भी ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ कोई चीज़ें पड़ी हैं, अब अगर उसका कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं होगा ना, तो बाद दफ़ा आप किसी आम दुकान पे जाएं तो कहें यार ये चीज़ है, कहते नहीं है, ख़त्म है। पत्ती है, कहते नहीं सर ये नहीं है, फुला नहीं है। इसका क्या मतलब है? कहाँ मसला है? इसका इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम ख़राब है। इसे पता नहीं चलता कब मुझे ऑर्डर दे देना चाहिए, कभी भूल जाता है, कभी कुछ कर लेता है। एक अच्छा सिस्टम क्या होगा? हम ये सारी चीज़ों को क्या कर देंगे? ऑटोमेट कर देंगे, कंप्यूटराइज कर देंगे, ताकि खुद ब खुद ही क्या होना शुरू हो जाए? ऑर्डर जनरेट होने शुरू हो जाए। सप्लायर को अपने साथ ऑनलाइन कर लेंगे, सिस्टम ख़रीदेंगे, सिस्टम क्या कर रहा होगा? सिस्टम खुद ही बता रहा होगा कि यार इतनी चीज़ें रह गई हैं, ऑर्डर दे दें। या कम अज़ कम पॉपअप्स क्रिएट कर रहा हो। पॉपअप्स का मतलब है कि जिसने ऑर्डर देना है उसको बताए भाई 50 यूनिट रह गए हैं, ऑर्डर दे दो। अच्छा, उसने कहा अच्छा 50 यूनिट पड़े। फिर एक लेवल होगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का जब हम ऐसे आगे पढ़ेंगे ना बड़े चैप्टर में जाके, तो 3-4 मैनेज हम लेवल बनाते हैं। मैक्सिमम लेवल, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ हमारे पास कितनी होगी, क्योंकि यही ना हो हम सारी जगह इसी, क्योंकि जब जैसे आप एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आप कहें नहीं यार ये हम बहुत ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। नहीं भाई, जगह तो इतनी है ना, अब जगह को ऑप्टिमम भी तो यूटिलाइज़ करना है। तो एक लेवल डिफाइन करेंगे मैक्सिमम कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा। फिर एक लेवल करेंगे मिनिमम कितना होगा, और फिर एक होगा रीऑर्डर लेवल, कितना रह जाएगा तो दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं? इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना? अब अगर ये जितना अच्छा बना हुआ होगा और जितना ये ऑटोमेटेड होगा, ऑटोमेटेड का मतलब है ये सारे काम कौन कर रहा हो? कंप्यूटर कर रहा हो, सिस्टम कर रहा हो। अदरवाइज क्या होगा? हम खुद ध्यान रखेंगे। जैसे ये वाले सारे सिस्टम बड़े नेचुरल सिस्टम हैं, ये आप सबकी वालदा घर में खुद ही इस्तेमाल कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है वो अकाउंटेंट हो, ज़रूरी नहीं है वो बहुत पढ़ी लिखी हो, नहीं, वो कुछ भी नहीं है, एक सादा बिल्कुल खातून है, तब भी उन्हें ये सब चीज़ों की समझ है कि घर में आटे का मैक्सिमम स्टॉक क्या रखना है, चावल का क्या रखना है, चीनी का क्या रखना है, गरम मसालों का क्या रखना है, कब चीज़ें वापस मंगानी शुरू कर देनी है। ठीक है ना? तो इस तरह से चीज़ें एक एक, इसको मिनिमम लेवल, इसी के नीचे बाद दफ़ा एक और बनाते हैं। वैसे मिनिमम कोई बाद दफ़ा बोल देते हैं, और बाद दफ़ा डेंजर लेवल, कि यार नहीं अब तो सारे काम छोड़ के ले आओ। मसलन आपको पता है कि यार वालदा ना अभी थोड़ी चीज़ पड़ी होती हैं, पहले ही मुझे कैरी होती हैं, तो आपको भी पता अभी चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, तो आपने एक दिन लेट कर दिया, लेकिन फिर पता लगा कि नहीं नहीं, अब वालदा ने ज़रा टोन बदल के आपको कहा, तो आपको पता लग गया अब डेंजर लेवल आ गया, अब ला के देनी पड़ेगी। ठीक है ना? और उसके बाद डेंजर लेवल के नीचे कौन सा लेवल आता है? चप्पल लेवल आता है। ठीक है ना? तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो डेंजर लेवल तक के ऊपर ऊपर आप काम को एग्जीक्यूट कर लें।
अब ये एक सिस्टम था जो कंट्रोल कर रहा था। अब एक और हमने सॉफ्टवेयर बना लिया जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, वैसे हम आगे डिटेल में बड़ा पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट का मतलब है अब हम बंदा ढूंढ रहे हैं हायर के लिए, ठीक है, यानी इंटरव्यू तक लेकर आने का काम रिक्रूटमेंट वाले बंदे का है। फिर इंटरव्यू होगा, उसकी सिलेक्शन हो सकती है, फिर सिलेक्शन के बाद हम कहते हैं कि अब हमने स्टाफ को डेवलप करना है, उसको ट्रेन करना है, और या बाद में उसकी अप्रेजल्स करनी है, अच्छा काम कर रहा है उसको तनख्वाह ज़्यादा करनी है, जो अच्छा नहीं कर रहा उसको डेवलप करना है। अब ये सारे काम, द सिस्टम कंटेन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मीनिंग देयर मस्ट बी अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल। वो कहते हैं भाई इस वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम में ना बड़ा सेंसिटिव डाटा पड़ा है, लोगों के एड्रेसेस पड़े हैं, लोगों के बायोडाटा पड़ा है, मोबाइल नंबर पड़े हैं, और बहुत सारा रिकॉर्ड हो सकता है। तो दैट इज़ अ सेंसिटिव सिस्टम जिसके ऊपर कंट्रोल एक ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ताकि ओनली ऑथराइज पर्सन कैन हैव एक्सेस टू दीज नंबर। कभी इंशाल्लाह यहाँ के फ़ौरन बाद आप बी लॉ में पहुँचेंगे तो वहाँ एक उसूल पढ़ेंगे कि ये जो हमें तो अभी तो इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, कि नहीं कुछ मेरा पर्सनल डाटा है जो किसी के साथ शेयर नहीं हो सकता मेरी मर्ज़ी के बगैर, ठीक है ना। इवन उसमें मेरी वॉइस भी शामिल है, उसमें मेरी पिक्चर भी शामिल है कि मेरी वॉइस मेरी मर्ज़ी के बगैर रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। अगर कोई कर रहा है तो इल्लीगल काम हो रहा है, ठीक है ना। बाद बच्चे ना क्लास में लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना, मैं नहीं मना कर रहा, मेरी तो इजाज़त है, आप कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं एक लीगल प्रोविज़न आपको समझा रहा हूँ। आपने देखा अक्सर जगह पे एक लफ्ज़ लिखा होता है, कैमरे की आंख आपको देख रही है, फिटे मुँह जब बता ही दिया तो फ़ायदा। ये बात समझ आई आपको, क्यों बता दिया भाई। आप मोटरवे से गुजर रहे हैं तो आगे लिखा हुआ है आगे स्पीड गन लगी हुई है, तो जब बता दिया तो मैं तो अपनी स्पीड कम कर लूँगा। ये क्यों बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि स्पीड गन ने मेरी पिक्चर लेनी है, और मेरी पिक्चर मेरी इजाज़त के बगैर या बगैर बताए नहीं ली जा सकती है। बात समझ आ रही है। बाद दफ़ा ना कुछ छोटे छोटे अल्फाज हैं आपको समझ नहीं आते ये क्यों बोले जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप ना किसी थोड़े से रीज़नेबल पिज़्ज़ा शॉप पे जाइए, पिज़्ज़ा ऑर्डर कीजिए, उसका वेटर जब पिज़्ज़ा आपके पास डिलीवर करेगा ना, आपकी टेबल पे रखेगा ना, तो फ़ौरन एक लफ्ज़ बोलेगा, सर पैन इज़ वेरी हॉट। ये लफ्ज़ उसने बोलना है, उसके ऊपर लीगली लाजमी है ये बोले। हम तो रह रहे हैं ना थर्ड वर्ल्ड में, जहाँ बंदा ना बंदे की कोई हकूक, ठीक है ना। तो अब ज़रा फर्स्ट ईयर की नेशंस की बातें करते हैं। अगर ऐसे पेन रखा गया टेबल पर और मेरा हाथ लग गया और मेरा हाथ जल गया तो मैं केस कर दूंगा उठा के, बिकॉज टेबल पर जो चीज़ें सर्व हो रही हैं उनका टेम्परेचर ये होना चाहिए कि अगर मेरा हाथ लगे तो वो जले नहीं, और अगर ये टेम्परेचर नहीं है तो मुझे बताया जाए। मसलन आप यहाँ उस पे चले जाइए, मैकडोनल्ड पे चले, आजकल तो ना जाना, आजकल तो मैकडोनल्ड के ख़िलाफ़ हम ज़रा तहरीक चला रहे हैं ना, लेकिन आप मैकडोनल्ड चले गए, आपने कोई वहाँ से एक उनकी प्रोडक्ट है पाई, जैसे एप्पल पाई और इस तरह की कोई आपने चीज़ ऑर्डर की, आप उसकी पैकिंग के ऊपर देखिएगा लिखा होगा इट इज़ वेरी हॉट, बिकॉज जब पाई तैयार होकर आई है उसका जो टेम्परेचर है वो भी इस काबिल नहीं है कि आप बाइट लें तो आपका मुंह जल जाएगा। अब जो चीज़ मुझे सर्व की जा रही है उसका टेम्परेचर लीगली ये होना चाहिए कि मेरा मुंह ना जले, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो मुझे नोटिफाई करें। यानी हम जितनी बातें हमें माशरे में कहीं नज़र आ रही हैं वो किसी ना किसी लॉ की वजह से ऐसे हो रहा है। जैसे आप किसी बैंक में गए या किसी शॉपिंग मॉल पे गए तो उन्होंने ना वो येलो कलर का वो लगाया हुआ है कि फ्लोर इज़ वेट। वाई? बिकॉज जैसे मैं यहाँ आया हूँ ना कॉलेज, अगर ये इस फ्लोर का लीगली इस काबिल होना चाहिए, मैं इस पे गुजर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो मैं आराम से चल सकता हूँ, एक नॉर्म है। अगर ये वेट है तो मुझे नोटिफाई करें, नहीं तो मैं केस करूँगा। जी बहुत है, वो इतने केसेस हैं जो सिविलाइज वर्ल्ड के हैं।
हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो बंदा मार दे तो नहीं पूछते अगले, तो हमारे यहाँ तो अभी इधर लॉ कम है ना, लेकिन कवानीन ये मौजूद है हमारे यहाँ भी, ठीक है ना जी। हाँ पेनल्टी होगी, जाहिर है, जो नुकसान मेरा होगा वो कवर करना, रिकवर करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कहीं ड्रिंकिंग वाटर है, जैसे राइस ने बाहर कूलर लगाया हुआ, ठीक है ना, कूलर लगाने का क्या मतलब है, आप ये पानी पी सकते हैं। अब इस पानी का ड्रिंकिंग वाटर होना ज़रूरी है लीगली। दैट इज़ द रीज़न आप देखते हैं नीचे राइस ने मिनरल वाटर की बोतल परचेज की होती हैं और वो टैंक में मिनरल वाटर डालते हैं, वो आपको वहाँ मिल रहा होता है। दैट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट। हाँ माशरा उसे फॉलो कर रहा है, माशरा फॉलो नहीं कर रहा, ये एक अलग बात है। तो ये बात हो रही थी कि भाई ये जो है ना नाम इनके, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ पर्सनल सिस्टम, रिक्रूटमेंट, hiring internal job vacancies that are available to existing staff, running external recruitment campaign and tracking their cost effect। वो कहते हैं भाई दो तरह की बात हो सकती है ना, एक हाईलाइट करें हम ऐसी जॉब जो इंटरनल लोग ही अप्लाई कर दें, यानी जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, रिक्रूटमेंट ये भी काम करेगा ना, या रनिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैंपेन, या अखबार में इश्तहार दें या नौकरी.पे पे इश्तहार दें या फलां करें, ताकि हम ट्रैक कर सकें उन लोगों को जिन्होंने हमें ज्वाइन करना है। क्योंकि HR चाहिए ना, एक अच्छे लोग चाहिए, अच्छे मैनेजर, अच्छे वर्कर, अच्छे एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड हैं। तो ये सारा ये काम कर रहा होगा ये वाला सॉफ्टवेयर। रिडेंडेंसी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग वॉलंटरी रिडेंडेंसी प्रोग्राम, यानी कुछ लोग छोड़कर जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग बूढ़े हो गए हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं, तो इनको ट्रैक करेगा कि यार इतने एम्प्लॉयज़ आपके हैं जिनकी एज 50 साल से ऊपर हो गई है। 60 साल पे जनरली हमारी कंट्री में रिटायर करते हैं, या 55 साल से ऊपर हो गई है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको बता रहा होगा कि भाई इतने लोग हैं, अब आप तैयारी करें, इनका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है आपने, ट्रेन करें। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंपल्सरी रिडेंडेंसीज एंड इंश्योरिंग लीगल, और एक है कंपल्सरी रिडेंडेंसी, यानी यार अब ये बंदे हमें निकालने ही पड़ेंगे। हमने एक डिवीजन था उसको बंद कर दिया, तो जाहिर है अब स्टाफ को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अब लीगल रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हम देखते हैं कि यार अगर किसी बंदे को निकालना है तो कम से कम उसे 1 महीना पहले नोटिस दे दें। हर बंदे के साथ अलग अलग एग्रीमेंट हो सकता है, किसी के साथ 3 महीने का नोटिस पीरियड हो सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर हमें वो सारी बातें भी बता रहा होगा कि लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो, ताकि कंप्लाइंस भी तो करना है ना। पर्सनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट ऑफ एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय का नंबर फला ये वो, सच है सैलरी, हॉलीडेज, एंटरटेनमेंट, मेडिकल डिटेल, इस तरह की सारी। मतलब आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, आपने उसे कहा कि भाई साल में आपके पास 40 छुट्टियाँ हैं, तो अब कहीं रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना, कितनी उसने छुट्टियाँ अवेल कर ली हैं, कितनी रह गई हैं। साल के आखिर में उसने 40 में से सिर्फ 15 छुट्टियाँ की हैं, तो अगले साल जानी है कि नहीं जानी है, ठीक है ना। ये सारी रिकॉर्ड हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, जैसे कोई आपका एम्प्लॉय है, आप उसको ट्रेंड करते हैं, या एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। जैसे अभी हम इसके फ़ौरन बाद वो चैप्टर शुरू करेंगे एथिकल मॉडल, कि कुछ इखलाकियात भी सिखानी है एम्प्लॉयज़ को, तो हम कुछ मॉडल्स बना लेंगे। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में झूठ नहीं बोल सकते आपने उसे ऐसे कह दें, पॉजिटिव लफ्ज़ बोलते हैं, मिस कमिटमेंट नहीं कर सकते। अब कंटिन्यूसली उसके अंदर ये चीज़ हमने इंजेक्ट करनी है। छोटे छोटे मॉडल्स बना लेंगे, ऑनलाइन बना लेंगे छोटे छोटे कोर्सेज, ताकि वो उनको सुने, वो उसको करे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता रहे। जैसे जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाते हैं ना, तो आपकी जान नहीं छूटती है। आपको उसको बोलते हैं सीपीडी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। हमें साल में 40 घंटे ICAP को रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है कि जो हमने अपनी डेवलपमेंट के ऊपर ख़र्च किए हैं, फर्दर लर्निंग के लिए ख़र्च किए हैं, ये काम किया है, ये सारा रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन हो रहा होगा, कहीं ट्रेनिंग रिकॉर्ड में मेंटेन हो रहा होगा।
अच्छा जनाब, पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंट्रोल, मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट ऑफ द एम्प्लॉय, ये तो यही सारी बातें आ गई, फैमिली मेडिकल रिकॉर्ड, ये अब आपको समझ आ गई है कि इस सिस्टम ने क्या करना है, ह्यूमन बीइंग के एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसकी सैलरी कितनी है, इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, इसका ट्रेनिंग प्लान क्या है, इसका सिकनेस लीव कितनी है, अनऑथराइज एब्सेंटीज कितनी है, टाइम ऑफ स्टाफ इन लीव ऑफ, ये सारी चीज़ें अब हमने इसके करनी है, ठीक है ना। हत्ता कि जब आप सिस्टम बना रखा होगा तो बाद दफ़ा आपने एम्प्लॉयज़ के जो है ना वो एक्सेस कंट्रोल क्रिएट कर रखे हैं थ्रू बायोमेट्रिक, तो बाद में आप अपने सिस्टम से पूछ सकते हैं, मसलन एक एम्प्लॉय है, वो 4 डिपार्टमेंट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के काम करता है, हर डिपार्टमेंट में जाता है, बायोमेट्रिक से एंटर होता है, बाहर निकलता है, फिर गेट खोलने के लिए इसे बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है, बिकॉज रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काम कर रहा है। महीने के बाद आप इसकी शीट निकाल के देख सकते हैं, इस महीने इसने डिपार्टमेंट यहाँ कितना काम किया, यहाँ कितना किया, यहाँ कितना किया, यहाँ कितना किया, बिकॉज सारा कुछ मेंटेन हुए जा रहा है ना। जैसे आप अब टेक्नोलॉजी को जैसे ही हम इन्वॉल्व कर लेंगे, आप राइज में एंटर हो, आपका एडमिशन कार्ड हम चिप बेस बना दें, आप जस्ट राइज की प्रेमिसेस में एंटर हो तो आपकी अटेंडेंस भी लग जाए और एक मैसेज जनरेट होके एसएमएस आपके पेरेंट्स को चला जाए कि जनाब आपका बच्चा कॉलेज पहुंच गया। जब आप शाम को कॉलेज से निकलें तो आपका एग्ज़िट भी आ जाए और एक मैसेज फिर चला जाए आपके वालिदैन को कि जनाब यहाँ से तो निकल गया। नहीं, अगली बात तो मैंने नहीं कही, बस आपको खुद ही समझ आ गया, ठीक है ना। तो बच्चों ने कहना यार इस कॉलेज में नहीं एडमिशन लेना है, बड़ा काम खराब है ये। अब ये टेक्नोलॉजिकली सारा पॉसिबल है ना, तो ये सब अब हम जैसा सिस्टम डिज़ाइन कर लेंगे वैसी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती रहेंगी। डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड, लड़ाई झगड़े, ठीक है ना, लेट आ रहा था, किसी बात को फॉलो नहीं करता, कोई ड्रेस कोड फॉलो नहीं करता, अब वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि कल को इन्हीं बातों पर हमने इंक्रीमेंट्स लगानी है, कोई बाकी के डिसीजंस लेने हैं, तो ये सारा कुछ हम मेंटेन करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जनाब, ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद आ गया एक आखिरी बात, एंटरप्राइज रिसोर्स। जैसे हमने पहले इंटीग्रेशन में एक लफ्ज़ बोला था, अभी हम ना अलग 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 मॉडल जिक्र कर रहे थे। एक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, एक पर्सनल सिस्टम है, एक एग्जेक्टिव सिस्टम है, एक ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम है। वो कहते यार नहीं, ऐसे छोटे छोटे अलग अलग सिस्टम ना बनाएं, इसकी वजह से हमारे पास रिपीटिशन ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ये बात यहाँ भी एंटर करते हैं, वहाँ भी करते हैं। वो कहता है इन सारी चीज़ों को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, एक कंप्रीहेंसिव बड़ा सिस्टम बनाते हैं जिसमें सारी चीज़ें एक ही जगह पे हो रही होंगी। उसका नाम क्या आ गया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP is a cross-functional system driven by integrated suite of software modules, support, basic। वो कह रहा है ये क्या है, एक क्रॉस फंक्शनल का मतलब है सारा कुछ इसमें आ गया, मार्केटिंग भी, रिसर्च भी, डेवलपमेंट भी, अकाउंट्स भी, HR भी, इन्वेंट्री कंट्रोल, सारे सिस्टम इसी एक सिस्टम के अंदर चल रहे हैं। और इसके डिफरेंट क्या हैं, मॉड्यूल्स हैं, यानी इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग, पहले हम बात कर रहे थे, ऑर्डर प्रोसेसिंग एक अलग सिस्टम होगा जिसको क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके साथ एक और सिस्टम लेंगे जो क्या कर रहा होगा, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रख रहा होगा। उसके साथ एक और सिस्टम लेंगे, वो क्या कर रहा होगा, ह्यूमन रिसोर्स का रिकॉर्ड रख रहा होगा। वो कहता है छोड़ो यार, ये किस काम में पड़े, एक ही सिस्टम देते हैं, सारे काम करेगा रियल टाइम बेसिस पर। ऑर्डर प्रोसेसिंग भी करेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करेगा, प्रोडक्शन बिजनेस रिसोर्स प्लानिंग भी करेगा, कैश भी मैनेज करेगा, रॉ मटेरियल भी मैनेज करेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी, यानी हर चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की उसी सिस्टम में हो रही होगी। ईच एंड एवरीथिंग वही मैनेज करेगा। दिस इज कॉल्ड एंटरप्राइज रिसोर्स
प्लानिंग, ERP, ठीक होगी बात जी। अच्छा जी, एक छोटी सी और कॉन्सेप्ट आ रहा है, वे अगरचे हमने कभी डिस्कस किया हुआ है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वो कहते हैं यार मैनेजमेंट जो है ना वो 3 तरह से हम उसको देखते हैं। वन इज कॉल्ड ऑपरेशनल लेवल, द अदर इज कॉल्ड मिडल लेवल, एंड थर्ड इज कॉल्ड सीनियर लेवल। ऑपरेशनल लेवल कौन है? परफॉर्मिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक्चुअली दे आर द वर्कर हु आर वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक टास्क, जो काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल लेवल। दे हैव डिफाइंड रूल दैट गाइड देम व्हाइल मेकिंग स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। कि अगर इन्हें कोई डिसीजन लेना पड़ जाए ना तो इनके पास एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, ये हो तो तुमने ये करना है, एक गाइडलाइन अवेलेबल होगी। क्योंकि असल में ऐसे समझें, ये बात अच्छा लफ्ज़ अच्छा नहीं है लेकिन मैं बोलने लगा हूं कि इन लोगों का दिमाग नहीं चाहिए, इनका ब्रेन नहीं चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, इनकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, वो काम करें जो इन्हें कहा गया, बस सोचे नहीं। सोचने के लिए ये वाले 2 लोग आएंगे, सोच इनसे रिक्वायर्ड है, इन्हें जो काम बताया गया है स्ट्रक्चर्ड वे में बस वो काम करते जाएं। कैशियर को बताया कैश काम करते जाओ, ये पेमेंट आई है कर दो, ये हुआ है कर दो। वो ये कर सर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? उसे कहा यार तुझे नहीं पूछा कि कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, तुम्हें कहा ये पेमेंट कर दो, बस कर दो, ठीक होगी ना बात। विजिलेंस नहीं चाहिए। ये ऑपरेशनल लोग हैं सारे के सारे, ठीक है ना। इनके ऊपर मैनेजर आएंगे जो इनसे काम लेंगे, इन्हें ओवरसीज करेंगे, जनरली ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब इनमें जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है ना, काम नहीं करते, गप्पे मारते हैं, सीरियस नहीं बैठते, ये मैनेजमेंट इनके ऊपर आ गई है। दे टेक tactical unstructured decision partly based on set guidelines and judgmental calls। वो कहते हैं यार ये वो डिसीजन, इनकी ड्यूल टाइप की बातें हैं, इनमें से अनस्ट्रक्चर्ड हैं कुछ। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब मैंने आपको समझाया उस दिन कि जिन्होंने डिसीजन बंदे ने लेना है कि यार इसका लगेज छोड़ना है कि जाने देना है। स्ट्रक्चर्ड होता तो भाई नहीं, मशीन थी उसने तो कहता नहीं जी सॉरी, ठीक है ना। जैसे नीचे एक एग्जांपल बनाई हुई है, क्रेडिट मैनेजर इन अ बैंक कैन चेक द क्रेडिट लिमिट एंड पेमेंट हिस्ट्री ऑफ द कस्टमर एंड डिसाइड टू रेज द क्रेडिट लिमिट। एक मैनेजर को कॉल गई है, क्रेडिट मैनेजर को, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी क्रेडिट लिमिट है 1 लाख। आप उसे कहते हैं सर मेरी ना क्रेडिट लिमिट थोड़ी इंक्रीज़ कर दें, मैं ज़रा मुल्क से बाहर जा रहा हूँ तो स्पेंडिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, तो क्रेडिट लिमिट बढ़ा दें मेरी। अब इस बंदे ने इस वक्त दोनों काम करने हैं, स्ट्रक्चर्ड भी और अनस्ट्रक्चर्ड भी। स्ट्रक्चर्ड तो ये अपने सॉफ्टवेयर में से कोई मेरी क्रेडिट लिमिट में मेरी पेमेंट हिस्ट्री निकाल कर देखेगा कि यार मेरे पुराने बिल टाइम पर पे हुए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, मुझे देखेगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखेगा, एक अपनी जजमेंटल कॉल लेगा कि यार इस बंदे की मैंने हिस्ट्री बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, क्रेडिट लिमिट बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। तो इसका ड्यूल नेचर का काम आ गया। द डिसीजन इज पार्टली स्ट्रक्चर्ड पेमेंट हिस्ट्री एंड पार्टली अनस्ट्रक्चर्ड हिज डिस्क्रिशन। मतलब आपके ना किसी एक बच्चे की फीस नहीं पे की हुई थी, एक बच्चा बाहर खड़ा हुआ था, उसे ऑर्गेनाइजेशन ने कह के भेजा कि यार जिस बच्चे के ये लिस्ट है ना, ये क्लास में जाएंगे, बाकी का कोई बच्चा नहीं जाएगा। अब वो बेचारा एम्प्लॉय वहाँ खड़ा हुआ है, अब उसे जो इंस्ट्रक्शन है, ये कौन सा एम्प्लॉय है, ऑपरेशनल है, इसका दिमाग नहीं चाहिए, इसको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कि यार ये वाले राइज आईडी वाले क्लास में जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। इसे लग रहा है एक बच्चा यार ये तो बड़ा अच्छा सा बच्चा है, या यार ये जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है, यार ये पैसे दे देगा, इसको अलाउड नहीं है। ये यहाँ से उसे कहे कि बेटा अपनी क्लास में जा सकते, आप हाफिज शहबाज साहब के पास चले जाओ, ठीक है।
नाउ लेट्स अज्यूम हाफिज साहब को ये अलाउ है कि यार बेटा अपना सिस्टम में खोल के देखें इसकी पेमेंट हिस्ट्री क्या है, पहले भी ये ऐसे ही है, आधी मुजरिम है या इसी दफ़ा आया है, बात समझ आ रही है। अब ये हाफिज साहब के पास दो क्राइटेरिया आ गए, एक आ गया स्ट्रक्चर्ड और एक आ गया वो खुद डिसीजन लें, बच्चे को देखें, बात समझ आ रही है। तो जो मिडल मैनेजमेंट है ना, इनका दिमाग चाहिए, बिकॉज इनसे हमने कुछ काम स्ट्रक्चर्ड लेना है और कुछ काम अनस्ट्रक्चर्ड लेना। अनस्ट्रक्चर्ड में दिमाग चाहिए, ह्यूमंस चाहिए, स्ट्रक्चर्ड में तो आज ह्यूमंस चाहिए ही नहीं है ना, स्ट्रक्चर्ड में आज ह्यूमन बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर आ गया जी सीनियर लेवल, कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे टेक अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजिक डिसीजन। इन्होंने तो मेनली अनस्ट्रक्चर्ड करने हैं, इनका ही दिमाग चाहिए, इन्होंने ड्राइव करनी है ऑर्गेनाइजेशन। दे यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम tactical manager and external data to guide them when making strategic। इनमें से अक्सर लोग ना इंटरनल डाटा से खेल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के। जो टॉप मैनेजमेंट है ना, इसको खाली इंटरनल डाटा नहीं चाहिए, इसको एक्सटर्नल भी चाहिए। मुझे ये भी देखना पड़ेगा पैक क्या कर रहा है, स्कैन क्या कर रहा है, फ्लॉ क्या कर रहा है, बिकॉज मैंने अपने कंपेटिटर को भी तो देखना है। लेकिन वो जो बच्चा बाहर फीस के लिए खड़ा है ना, उसे कुछ नहीं देखना, उसे जो कह के भेजा उसने वो काम करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे तीन हिस्सों में बटी हुई नज़र आएगी। टॉप लेवल मैनेज, अच्छा इन्हीं के रिवाइज नाम क्या हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये भी इन्हीं के नाम है। ठीक हो गई बात। अच्छा इसी को समटाइम ऐसे भी लिखा होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर मिडिल लेवल। लेकिन आम कोई भी नाम रख लें, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर हमारे ध्यान में होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल हैं, ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल, या ये स्ट्रेटजिक, ये टेक्टिकल, ये ऑपरेशनल। ये 2 मेन नाम है, ठीक है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, या स्ट्रेटजिक, टेक्टिकल, ऑपरेशनल। ऐसे हमने मैनेजमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को समझना है। फिर हम और आगे चले तो यही वाली बातें इंफॉर्मेशन के एतबार से आ रही हैं। देर कितना रह गया, आखिरी स्लाइड है ना। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, देर आर 2 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। वन इज स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन, कौन यूज करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अदर इज टेक्टिकल इंफॉर्मेशन, मिडल मैनेजमेंट। और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन कौन यूज करेगा, ऑपरेशन लेवल। इंफॉर्मेशन को भी 3 हिस्सों में बांट लिया, मैनेजमेंट को भी 3 हिस्सों में बांट लिया। ठीक होगी ना बात। अब एक आखिरी स्लाइड बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि यार कौन सा लेवल कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करेगा। सीनियर लेवल कैसे डिसीजन लेगा, स्ट्रेटजिक डिसीजन लेगा। और हमारे वो जो पीछे सिस्टम पढ़ कर आए उनमें से कौन सा यूज कर रहा होगा, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहा होगा। मिडिल लेवल टेक्टिकल डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा, या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ऑपरेशनल लेवल के लोग क्या यूज कर रहे होंगे, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, क्योंकि इन्होंने तो ट्रांजैक्शन ही करनी है। कल आएंगे तो इंशाल्लाह नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर को आपने कंप्लीट करना है। आज का जो टेस्ट हो रहा होगा वो ये जो सॉफ्टवेयर वाली हमने बातें की हैं इससे पहले तक हो रहा होगा। आपकी किताब में टोटल 5 हेडिंग्स थी मेन, पहली 3 हेडिंग का टेस्ट हो रहा होगा।